मैं वेलकम करती हूँ। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में साजिद तार साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। My pleasure. Thank you, Ali, so much. साजिद साहब, इस वक्त हर तरफ ये खबर चल रही है, खासतौर पर इंडियन मीडिया में हर तरफ वायरल हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी कहीं पर पब्लिश हो रही है, पाकिस्तानी भी कुछ सोशल मीडिया पे तो जाहिर हर तरफ ही है, और डॉन में भी पब्लिश हुई है। वो कुछ यूं है कि कराची में एक जिस तरह आपको पता है टारगेट करके जो मारा जाता है, कुछ वाकयात पहले भी हुए थे, तो एक ऐसा वाकया हुआ है अब जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद के कोई बहुत ही करीबी साथी था जो मारा गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो है वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है। और आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से तो जो हमले हुए हैं उसमें 60-60 लोग मरे। तो सर, क्या पाकिस्तान अंडर अटैक है, ये क्या सिचुएशन? देखिए, अगले दिन जो दो अटैक हुए हैं, खासकर ईद मिलादुन नबी के ऊपर, उसके अगर देखा जाए तो उसने तो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। एक दिन में दो दो तीन तीन अटैक हो रहे हैं। और फिर उसके बाद कई चीजें, मैं खासकर इसको मैं किसी और चीज के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो कराची के अंदर जो मर्डर की हम बात कर रहे हैं वो कुछ हफ्ते पहले, एक महीना, कुछ मेरा ख्याल है कुछ महीना पहले की बात है वो। और उसकी जब बात की जा रही है तो लोग बात करते हैं कि ना सिर्फ वो बल्कि एक और मर्डर लाहौर के अंदर भी हुआ था, उसके उसके बारे में भी समहाउ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है। जो एक सरदार साहब मर्डर हुए हैं लाहौर के अंदर, उनके बारे में भी, और खासकर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो हाफिज सईद साहब के साथ जो मुंबई अटैक में जो इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में लोग राह की बातें कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ये बड़ी एक और इमेच्योर स्टेटमेंट है। जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक ईद मिलादुन नबी के हुआ है, उसके ऊपर भी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरन उसका नाम राह के साथ अटैच कर दिया है। पहले दिन खबरों में आ रहा था शायद कि टीटीपी एक इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन टीटीपी ने जब उसको डिनाई किया या उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी, फिर आईसिस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर वहां से भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जब राह के जिम्मे लगा दिया। मैं समझता हूँ ये किसी चीज से जान छुड़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि राह का कह दिया तो बात खत्म हो गई। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं, जो इस चीजों में तेजी आ रही है, खासकर इस चीज को, इसको सीरियस लिया गया, इसके बारे में मीटिंग्स हुई, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई। आज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी दी, और अफगानिस्तान को भी मैसेज भेजा गया, और उसके रिजल्ट में उन्होंने कुछ 100 लोगों के करीब उनको अरेस्ट भी किया है। लेकिन इसको डील करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो खैर उसके डजंट मैटर। इकॉनमी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है मैं समझता हूँ वो इन्वॉल्व नहीं है। पॉलिटिकल आपका स्ट्रक्चर वैसे ही बहुत वीक है। आप एडमिट कर चुके हैं, आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमा के गए हैं कि वो उनको फख्र है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। वो कहते मुझे फख्र है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। और बल्कि भारत का जो वहां पे ओवरहेड बना था इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा था ये इसका क्रेडिट भी आर्मी चीफ को जाता है। वो जो खुद जाती दफा कह गए थे कि सिविलियन सेटअप जो है वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इस वक्त जो अगर देखा जाए तो आसम मुनीर डॉक्टरन तो जो है वो बेसिकली फोकस ऑन इकॉनमी को आप किस तरह ठीक कर सकेंगे जब अगर वहां पे इस तरह जो है वो स्विस हमर अटैक कर रहे हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, यूएई की इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, सीपैक आगे किस तरह बढ़ेगा, ये सारी चीजें इस कंटीजेंट अपॉन योर पीस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द पाकिस्तान। अब उसमें देखा जाए तो जब तक ये अफगानिस्तान के मैटर को सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, अब उसको हैंडल करने से किस तरह करेंगे। इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा अफगान महाजरीन हैं जिनका कोई पता रिकॉर्ड ही नहीं है मौजूद। बल्कि कहते हैं कि जो इलीगल है उनको भेजेंगे, तो जो लीगल है वो कौन से आपके सिंपथाइजर हैं, वो भी तो एंटी पाकिस्तान है। आपको कई दफा उन्होंने इसका मुजाहरा किया है। जब दुबई के अंदर क्रिकेट मैच था आपका, उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के आपको मारी थी जब जिस तरीके से। और मैं हमेशा ये कहता हूं जो सेंटीमेंट अगर पढ़े देखे जाए तो अफगानी जो है वो आपसे उतनी नफरत करते हैं जितनी बंगाली नफरत करते हैं। तो उस एलिमेंट को जब तक आप साफ नहीं करेंगे, अफगानिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देंगे कि इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इस वक्त जिस तरह मैंने आज फिर कुछ इस तरह के हादसात हो रहे हैं उस रीजन में। पहले आपने देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक जलसे के अंदर भी बहुत बड़ा अटैक हुआ था। तो ये सारी चीजें अब मेरा ख्याल है
हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वही इस चीज की सलाहियत रखते हैं। पिछली गवर्नमेंट को तो ये ब्लेम किया जा सकता है कि वो कहते थे कि इन लोगों को ला के आबाद करना है। शेख रशीद साहब जो थे वो बड़े फख्र के साथ कहते थे कि इस्लामाबाद के आसपास 5,000 फैमिलियां जो हैं वो टीटीपी की रहती हैं, तो वो तो इस चीज का क्रेडिट लेते थे। लेकिन अब उन एलिमेंट्स को देखें कि आगे फ्यूचर हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। अफसोस के साथ है कि अभी आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाए, अभी चोरी बिजली चोरों पे हाथ आप नहीं डाल पाए, अभी तक आप अपनी ईरान के ऑयल की स्मगलिंग को नहीं रोक पाए, और साथ ही ब्लास्ट शुरू हो चुके। और मैं इस पे सबसे ज्यादा दुख मुझे इस चीज का होगा कि मस्जिदों के अंदर और बेगुनाह लोगों को, जो बेचारे जिनका कोई लेना देना ही नहीं है पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान के कुछ, उनको मारा गया। गरीब लोग ज्यादातर मर रहे हैं इसमें, अमीर लोग तो जो है वो सारे अपने घरों में बैठते हैं। देखिए आपने नोट किया होगा खासकर कि जो भी ब्लास्ट हो रहे हैं वो जनरल पब्लिक में गरीब लोगों के, इस्लामाबाद जैसे एरिया में, लाहौर या फिर भी पुरसकून है जहां हमारी रूलिंग एलीट रहती है, वहां पे वो नहीं हाथ डालते। गरीब लोगों को बेचारों को मारना मैं समझता हूँ ज्यादती है। मैं मस्जिदों में तो खैर मैं इस चीज का नाम ले रहा हूँ, किसी को भी मारना, कहीं भी मारना मेरे ख्याल में ज्यादती है। और मैं खासकर ये कंडेम करूंगा, इस्लाम की प्रीचिंग नहीं है ये कि किसी को मार के आप जन्नत में जा रहे हैं, एक दूसरे को काफर काफर कह के आप कोई ज्यादा अच्छे बड़े मुसलमान बन रहे हैं। जो मैंने इस्लाम पढ़ा है वो ये इस्लाम नहीं है कि किसी, बल्कि यहां तक देखें आप हालते जंग में भी आप ग्रीन दरख्त को भी नहीं काट सकते। इस्लाम के तो ये रूल्स ये हैं कि आपने ये काम नहीं करना, आपने बुजुर्गों को, बच्चों को, औरतों को हाथ नहीं लगाना, तो बॉम्बिंग करनी और बेदोषे लोग जिनका कोई दोष ही नहीं उनको मारना, ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है। लेकिन एक और बात आलिया मैं कहूंगा, आज हमारे उलमा कहाँ हैं जो सारा दिन, मैं अब एक छोटी सी एक बात आप ऐड करना चाहूंगा। आपके पाकिस्तान की सूरत हाल जो अभी रिसेंटली किसी ने जो सर्वे कराया था किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जिसमें बताया गया कि आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान आर्मी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन है, वो इमरान खान है, और दूसरे नंबर पर कौन है, टीएलपी। दूसरे नंबर पर असद रिजवी साहब जो है द सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर, साद रिजवी। हाँ, साद रिजवी। तो मुझे इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि आपका फ्यूचर उसमें, फिर जब ये चीजें सामने आती है उससे मैं यहां वॉशिंगटन में बैठ के आपका फ्यूचर फोरकास्ट करने की कोशिश करता हूं। ऐसे मेरे लिए इट वाज शॉकिंग। नो ऑफेंस, मैं खुद जो बड़े रिजवी साहब थे उनके इलामा इकबाल के जब शेर पढ़ते थे जिस जज्बे के साथ, आई यूज्ड टू एंजॉय इट। मैटर ऑफ फैक्ट उनकी, ही हैड अ ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, ही वाज अ गुड स्पीकर। कारी साहब, उनकी सबसे ज्यादा जिस बात को एंजॉय किया गया था वो उन्होंने जो कहा था, लो फिर आया जो गौरी आया। और जो मुझे दूसरा आलिया एक और बात थी, उन्होंने कहा था ये कर्जे बार के, कहता है जवाब दे दो कि पैसे होंगे तो देंगे। वो तो उनके पास हर चीज का सलूशन मौजूद था। तो वो दर हकीकत आलिया उसमें मेरे लिए ये एक अचंभे की बात थी कि हजरत मुर्शद इमरान खान के बाद जो दूसरा नंबर है साद रिजवी साहब का है। तो उसमें इन सर्कमस्टांसेस में देखें कि आपने बड़ी मेहनत करके ये सारी ये जो बहुत कौम नई पैदा की है, जिनको आप हर 10 साल के बाद जिहाद की तरफ लेकर जाते हैं। हालांकि मैं हैरान था कि अफगान भाई भी आपके, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी की थी अपने लोगों को पाकिस्तान के ना जाए, वहां हालात खराब है। अगर अफगानी तालिबान भी ट्रैवल एडवाइजरी अपने लोगों को कहेंगे पाकिस्तान, तो फिर आपके क्या हालात होंगे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, ये आपने दुखती नब्ज पे जो हाथ रखा है ना, यानी दुखती रग पे हाथ रखना, कि जो पॉपुलैरिटी आप देखिए कि टीएलपी की सबसे ज्यादा है, तो इससे जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सही कह रहे हैं साहिद साहब। इसमें एक और खबर हमारे सामने आई, उस पर मैंने प्रोग्राम भी किया। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो हमारे मसाइल इस वक्त हम जिस पे बात कर रहे हैं, जो जयशंकर साहब है, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने जब ये हडसन इंस्टीट्यूट में टॉक की है, तो उसमें पाकिस्तान के हवाले से अननेम्ड कंट्री कहकर जो है पुकारा गया और उनसे पूछा गया कि आप, जो इंडिया है वो एक ऐसी जगह पर है इस वक्त के जो रीजन के बाकी कंट्रीज है उनको भी आप लेकर चलेंगे, उनके लिए क्या करने। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान उसमें शामिल है तो उसके लिए तो हम कर नहीं सकते, यानी दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की। तो उन्होंने जो मसाइल गिनवाए ना, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये मसाइल बहुत ही डीप है इस कंट्री के और लॉन्ग टर्म है, और इनका सोल्यूशन जो है वो ये आसान नहीं है। तो मतलब ये कि इंडिया भी इसको क्या, इन मसाइल को इसी तरीके से देखता है और वो समझता है कि रीजन में हम मदद तो कर सकते हैं सबकी, लेकिन इनकी मदद कैसे करें, क्या हम इसको ऐसे लें।
उसमें देखे दो, मैं जो पिछले काफी अरसे से नोट, कोई आज की बात नहीं है, उन्होंने ना सिर्फ श्रीलंका को बेल आउट किया है, वो बांग्लादेश भी। आप मुझे जब उन्होंने ये बात की, बल्कि कल जब मैं कनाडा के हवाले से कहूंगा कि जब सबसे पहले श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने जो उन्होंने एक्यूज किया तमिल टाइगर के हवाले से कनाडा को, और उसके बाद बांग्लादेश ने कहा है, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने जब स्टेटमेंट दी कि दुनिया में लोग मर्डर करके जाके रिफ्यूज ले लेते हैं कनाडा के अंदर, तो मुझे फौरन याद आया कि मोदी साहब का जब दौरा था बांग्लादेश में, तो वहां उन्होंने ना सिर्फ उनको ग्रांट भी दी थी, उन्होंने लोन भी दिया था। उनको भी टाइम टू टाइम वो रेस्क्यू करते हैं, बांग्लादेश को भी। बल्कि इस वक्त भी जो G20 में मैं समझता हूं कि जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी वहां पे, शी वॉज देयर एज ऑब्जर्वर, और उन्होंने जो बाइडेन के साथ उनके कुछ टेंस हालात चल रहे थे अमेरिका के साथ, एंड मोदी साहब ने डिप्लोमेटिक उनकी मीटिंग कराई। लेकिन उसमें मैं एक और इसमें एक चीज नजर आती है, मैं डॉक्टर जयशंकर के इस पूरे दौरे को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। आज भी उन्होंने एम्बेसी के अंदर सवाल जवाब दिए और मैं उसको देख रहा था। तरनजीत संधू साहब एम्बेसडर भी साथ बैठे हुए थे। तो इनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है, उसमें एक चीज नजर आती है, एक तो विल या ये सोच नजर आती है कि पाकिस्तान की वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल, कि अगर पाकिस्तान कुछ चीजों को ठीक करे अपने हालात को। उसमें मैं उनको, भारत को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं यहां पे ब्लेम करूंगा कि हमने कभी किसी चीज को भी सीरियस नहीं लिया। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त दौरे पे निकले हुए थे, 15 दिन के दौरे पे आए थे, उनमें 4 मुल्कों में गए। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में भी, यूनाइटेड नेशंस के आने, इस असेंबली में स्पीच करने के आड़ में सबसे पहले वो जाके अपने बच्चों को लेके एफिल टावर चले गए। खबरें ये आ रही हैं कि वहां पे उन्होंने डिनर किया फैमिली के साथ, और बिल जो है, रिवॉल्विंग जो रेस्टोरेंट है, उसका बिल जो है पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया है। यूके जाने का कोई तुक नहीं बनता था, वहां किसी ने मुलाकात नहीं की, वहां भी घूमे वो जाके। यूनाइटेड नेशंस में आए, यहाँ पे कतरियों से मिलने की कोशिश की उन्होंने, वो भी नहीं मिले। यूएई से मिलने की कोशिश की, वो भी नहीं मिले। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चले कोई नहीं, जाती दफा उमरा करते हैं। मुझे एक तो इस पे किसी हमारे मौलवी को फतवा देना चाहिए कि सरकारी खर्चे पे, एक बैंकरप्ट के मुल्क के खर्चे के ऊपर उमरा करने से वो कबूल होगा? पाकिस्तान जैसे एक बैंकरप्ट कंट्री के सरकारी खर्चे पे किसी अफसर का उमरा करने से वो कबूल होगा या नहीं होगा? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आलिया, मैं जब भी उमरा करने जाता रहा हूं यहां से, मैं अपना टिकट क्रेडिट कार्ड पे नहीं लेता, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है। मैं कैश टिकट लेता रहा हूं, इतना परहेज करता हूं कि जहां मैं जा रहा हूं, क्योंकि लिखा ये चीज, जो मेरी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि अगर आप मकरूज हैं, आपके ऊपर कई इसके स्टेपुलेशंस हैं उमरा करने के, अगर बल्कि यहां तक कहते हैं आपके माँ बाप जिंदा हो तो आपके उनकी खिदमत करनी चाहिए, बजाय कि आप हज और उमरे के ऊपर जाए। यहां तक इस तरह की, इतना अगर इस तरह के अगर रूल्स रेगुलेशन। माजर के साथ मेरा सवाल तो ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर एक सरकारी दौरे पे जा रहा है, तो बेशक वो तो आप कह रहे हैं कि अपने पैसों से नहीं, उसके पैसे पे, अपने पैसों पे भी वो क्यों जाए वहां पर अपने बच्चों को लेके? उसका दौरा इस काम के लिए है ही नहीं कि वो आईफल टावर जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, आपका नाम किसी घड़े से निकला है, किसी आपका नाम जो है आपको मैंडेट नहीं दिया गया, किसी ने इलेक्ट किया है आपको या करने के लिए, और आपका सोल जो ऑब्जेक्टिव है आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने का, टू होल्ड इलेक्शन विद इन 90 days। यहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आके आपने इलेक्शन की बातें करनी थी आपने। और फिर दूसरी एक बड़ी सबसे बड़ी बात आ रही है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा इस चीज को, कोई पूछ ही नहीं रहा भाई ये बंदा क्यों गया था ये। और उसके बाद मैं समझता हूं कि ब्लंडर है, एक और ब्लंडर है, और कोई पूछना, और ये केयर टेकर। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान का सोल्यूशन जो है वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, लेकिन वो टेक्नोक्रेट तो हो, वो ये जो सेटअप आया है ये बी कैटेगरी के टेक्नोक्रेट हैं, ये टेक्नोक्रेट तो नहीं है। मेरा ख्याल किसी जाती रिलेशनशिप की वजह से दे केम टू दिस पोजीशन। इनके नाम तो इनके पड़ोसियों को भी नहीं पता था ये कौन है, ये काम बन जाएंगे, ये टेक्नोक्रेट तो है नहीं। शाहिद साहब, उनकी ये भी स्टेटमेंट आई है कि जो मिसिंग पर्सन है बलोचिस्तान के, वो 50 हैं, सिर्फ 50 लोग हैं। अंदाजा लगाएं, मेरा उनकी अपनी ग्रिप ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और खुद नैबजदा है मौसूफ। और वहां यहाँ न्यूयॉर्क में उनसे किसी सहाफी ने सवाल भी किया कि आपके तो नैब के केसेस हैं, और दूसरा जो जाती दफा बंदियाल साहब करके गए हैं, आपका तो केस दोबारा खुल गया। लेकिन देखिए, मैं ये समझता हूं कि हम, अच्छा इसको मैं रिलेट कर रहा था कि हम सीरियस नहीं है किसी चीज में। अब मैं इसकी मिसाल एक छोटी सी दूं, स्टेटमेंट की हद तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। उन्होंने इसको मजीद इसमें तकवीयत दी, उन्होंने कहा हिंदू मजहब तो शुरू पाकिस्तान से हुआ है,
लेकिन कैबिनेट में मिसाल मलिक को रख लिया, जो यासीन मलिक की वाइफ है। और यासीन मलिक का जो स्टेटस है आपको पता ही है, जो उसका स्टेटस क्या है। तो आप कभी किसी चीज में सीरियस तो हो। अच्छा ठीक है, हम ये कहते हैं भारत के साथ, जी भारत के साथ, आप मुझे ये आलिया बताएं, आपने पूरा मुल्क तबाह किया है डॉलरों के पीछे, जिहाद के पीछे, अफगानिस्तान के पीछे। आज वो आपसे नफरत करते हैं। ईरान के रिलेशनशिप आपके साथ नहीं है, बॉर्डर उनके। चाइना ने आपको कहा आप चाइना के सामने भारत की दुश्मनी बेचते हैं, लेकिन सी पैक के बहाने आप उनका $26 बिलियन खा गए आप उनका, वो भी आपसे नाराज है। बल्कि आज यहां पे वेस्टर्न मीडिया जो बात कर रहा है, जो एक नई चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारत के मीडिया ने भी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी बात की है कि आपके डेविड ब्लूम साहब जो आपके अमेरिकन एम्बेसडर हैं, वो ग्वादर क्यों गए हैं, वो गिलगित क्यों जा रहे हैं, वो चित्राल क्यों जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और इसको जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो उसके तज्जिए कर रहे हैं, वो तज्जिए ये कर रहे हैं कि अब चाइना बेजार हो गया है पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट से और वो अपने पैसे वापस मांग रहा है या अपनी पेमेंटें मांगना चाहता है। ये सिर्फ एक स्कीम या एक ड्रामा किया जा रहा है ताकि उनको बताया जा सके कि इफ यू रैप अप समथिंग, वी हैव प्लान बी, वी हैव समबडी एल्स इंटरेस्टेड इन। तो ये आप सीरियस ही कभी नहीं किसी चीज में, वो तो उसमें भारत का क्या कसूर है। आप किसको ब्लेम करेंगे? अफगानियों को ब्लेम करेंगे, आप खुद सीरियस नहीं है। ईरानियों को ब्लेम किस तरह करेंगे आप? चाइना को क्या ब्लेम करेंगे? आप किसी चीज में सीरियस नजर नहीं आते। मैं ये बिल्कुल सीरियस कर, और वो उनकी बात ठीक है कि आप टेररिज्म आपके ऊपर, वो कहते हैं क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म, क्लैरिफाई करें चीजों को। आप डिप्लोमेसी के दरवाजे क्यों बंद कर देते हैं? अब मैं जिस तरह कहता हूं, वो हालते जंग में चाइना के साथ, लेकिन फिर भी उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप जो हैं वो कश्मीर के एक आके मुद्दे के ऊपर आके आप हर चीज बंद कर देते हैं, फौरन दरवाजे सारे। तो साहिब साहब, ये जो हम बात करें सी पैक की और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, ये भी बात कही जा रही है ना। एक तरफ तो खैर कुछ खबरें मैं देख रही थी, बल्कि पाकिस्तानी क्रेडिबल जर्नलिस्टों की खबरें ऐसी आई हुई थी कि ये जो आप बात करें कि जो सी पैक का मामला है वो काम आगे नहीं बढ़ा और उनको नाराजगी है वगैरह वगैरह, लेकिन इसी के साथ जो इंडिया और मिडिल ईस्ट का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर सामने आ रहा है, तो क्या इसको भी कहा जा रहा है कि ये उसके मुकाबले पर उसको बीट कर रहा है? तो क्या इसकी भी फिक्र है चाइना को, इस बिना पर भी ऐसा हो रहा है? नहीं, चाइना देखें इस वक्त चाइना के अगर देखा जाए तो आप उनके अंदर एक रियल एस्टेट की बहुत बुरी हालत है। उनके एक रियल एस्टेट डेवलपर जो है बैंकरप्ट होने जा रहा है अंदर वहां पे। अगर देखा जाए तो दो चार चीजें बड़ी सख्त इस वक्त तशवीशनाक है। सब उनकी खूबसूरती तो ये है कि खबर बाहर निकलने नहीं देते चाइनीज, लेकिन उनके डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त गायब है। उनके सुना है कि वो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करप्शन की चल रही है। उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर जो कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एम्बेसडर रह चुके हैं, उसका अफेयर, उनका या बच्चा पैदा हुआ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, उनको सैक कर दिया गया, पहले वो भी गायब रहे हैं। आप एक चीज जरूर है, एक तो वो दे आर गोइंग थ्रू सम क्राइसिस। जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के एल्डर्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन द वे द चाइना इज बीइंग रन राइट नाउ। और उसके बाद उनकी इकोनॉमी आफ्टर द कोविड के बाद एक तो सप्लाई चेन दोबारा रिस्टोर नहीं हो सका। फिर उसके बाद ये कि लोग जो है अपने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग उनके प्लांट्स थे, उनको वहां से पीपल आर टेकिंग इट आउट एंड मूविंग टुवर्ड्स वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश एंड इंडिया। आपने देखा होगा जिस तरह एप्पल जो है अपने प्रोजेक्ट्स निकाल रहा है वहां से, किसी तरह और कई कंपनियां हैं, टेस्ला है, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया एज वेल। तो इस तरह उनकी इकोनॉमी जो है शेकी है इस वक्त अगर देखा जाए। और ताइवान की वजह से एक दूसरा एक केयास और एक कंफ्यूजन है। और जो नया प्रोजेक्ट दिया है, जो G20 के एंड पे इन्होंने कहा था, जो उसको कॉरिडोर है, ट्रेड कॉरिडोर, शिपिंग एंड ट्रेन जो सारा होगा आगे अफ्रीका और सारा यूरोप को जाएगा, दैट प्रोजेक्ट अमेरिकन्स वांटेड टू काउंटर द सीपैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दिस वाज अमेरिकन्स, और जिसके अंदर आपने देखा है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल वो सारे मिलकर करेंगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स उसमें चाइना इज पैनिक, इट इज कंसर्न कि हमारा उसको काउंटर करेंगे। और बिलखसूस जब G20 के अंदर आपने अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दी है, उस पर भी उनको कंसर्न है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अफ्रीका के अंदर काफी घुस चुके थे चाइनीज, बल्कि वहां पे आज मैं बात करना चाहूंगा अफ्रीका के हवाले से और भी, कि आज जो मैक्रान ने ऐलान किया है कि नाइजर से उनके एम्बेसडर भी वापस जा रहे हैं और उनकी आर्मी भी वहां से वापस जा रही है। और जब मैं अफ्रीका को पढ़ रहा था, अफ्रीका हैज बिकम डिस्टेबलाइज्ड एज वेल, क्योंकि 9 कंट्रीज जो हैं अफ्रीका के अंदर वहां पे मिलिट्री कू हो चुके हैं। और जो 9 के अंदर एक कॉमन चीज है कि 9 के 9 फ्रेंच कॉलोनीज थी। तो फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस था वहां पे वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब उसके बाद वैक्यूम आएगा। वैक्यूम कौन फिल करता है?
यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले रशिया अपनी वो जो उनकी एक कंपनी थी जिस तरह ब्लैक वाटर थी, मेरे नाम से जेन निकल रहा है, जिसका चीफ पिछले दिनों में जहाज के हादसे में मरा था, उसका नया उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। पहले वो काफी थी अफ्रीका के अंदर, देवर हैविंग देयर इन्फ्लुएंस, चाइना हैड इन्फ्लुएंस, नाउ द अफ्रीकन यूनियन हैज बिकम पार्ट ऑफ द G20, तो अफ्रीका इज बिकमिंग अ मैस एट द सेम टाइम। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में, मैं अकेला नहीं हूं इस वक्त, आलिया कई लोग हैं पाकिस्तानी, इंडियन और खासकर वॉशिंगटन डीसी में, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ना सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान और ईरान के साथ ट्रेड करे और बी फेयर विद चाइना एंड अमेरिका एट द सेम टाइम। वरना ये जो कभी एक से कर्जा लेके दूसरे को दे देना, दूसरे से कर्जा लेके किसी को दे देना और दरमियान से अपने बच्चों के खर्चे चलाने लंदन में और टोरंटो में, ये गेम ज्यादा अरसा नहीं चलेगी मेरे ख्याल में। आपका यू हैव कम टू द डेड एंड नाउ। ठीक, शाहिद साहब, इसी नोट पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। दोबारा भी आपसे बात। थैंक यू।